हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। अभी तक हमने क्लास 10th का जो मेरे द्वारा क्वेश्चन बनाया गया था जैक बोर्ड के लिए, उसका ऑब्जेक्टिव हमने अभी तक डिस्कस किया था, है ना। ऑब्जेक्टिव कर लिया था हमने, ऑब्जेक्टिव हमने अभी तक कर लिया था। ठीक है, आज हम जो बचा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमने टेस्ट के लिए बनाया था, वही आज मैं डिस्कस करूँगा। मैं अभी तक इतने सारे क्वेश्चन मैं अभी तक करा चुका हूँ, है ना, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 30 तो हमने किया था। आज हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और आसान आसान से हम आंसर भी लिख दिए हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव में मेरा पहला सवाल है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। तो तुम ही लोग बताओ, हम लोग पेंट क्यों करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लोहा जो होता है वो क्या बोलते हैं, नमी और वायु के संपर्क में आने से बहुत जल्दी ख़राब होने लग जाता है, उस पर जंग लगने लग जाती है। 3 महीना मतलब उसका जो रेट होता है वो महीना 2 महीना में वो जंग लग जाता है ना, अगर दोनों साथ में मिले तो। हम लोग ये एक्सपेरिमेंट भी किए थे, जिसमें हम लोग को पता चला था कि जंग लगने के लिए दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसकी। तो सबसे पहला बात है वायु की और दूसरी बात है जल की। ये दोनों जब मिल जाते हैं, वायु में तो दोनों चीज़ रहते हैं ना, तो जंग बहुत जल्दी लग जाती है। तो डायरेक्ट संपर्क में, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से संपर्क में ना आने से, मतलब आने से बचाने के लिए हम लोग लोहे की वस्तु पर पेंट करते हैं, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लोहे की वस्तु को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि वह वायु और नमी के संपर्क में ना आए, और दूसरा उस पर जंग या संचरण, जंग को ही क्या बोलते हैं, संचरण बोलते हैं, ना आए। पेंट लोहे की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बना देता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, है ना। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित किया जाता है, यह क्यों बताया जाता है कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। तो सबसे पहले इसका मतलब समझो, है ना। तो सबसे पहले इसका मतलब होना चाहिए, देखो, अगर मेरे पास एक बीकर हम लिए हैं, है ना, इसमें हम अम्ल भर के रखें, अम्ल, और एक बीकर है जिसमें हम जल भर के रखें, और अगर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके जल मिलाएं, ठीक है, तो होगा क्या कि इसमें देखो अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बहुत तेज़ी से होगी, और गर्मी के कारण ये जो चीज़ है ये बाहर से निकल सकता है, ठीक है, ऐसे उछल करके बाहर निकल सकता है और तुम्हारे हाथ को जला देगा। जानता ही है कि अम्ल जो है एक तेजाब का जैसा ही तेजाब ही है, अगर हाथ पर गिर जाएगा तो हाथ को जला देगा, है ना, और शीशा भी फट सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकते हो। लेकिन अगर हम अम्ल को इस जल में डालें, बहुत सारा जल की मात्रा रहेगी और अम्ल बहुत कम रहेगा, है ना, और ऐसे हिलाते रहना है, ऐसे नहीं कि आराम से कर रहे हो तुम, ऐसे जल को हिलाते हिलाते करना है, ताकि जो भी मतलब जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो होगी वो बहुत कम होगी, है ना। यहाँ पे भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी पर बहुत कम मात्रा में होगी। तो इस तरह से काम किया जाता है। यहाँ पे लिख दिए हम, ठीक है, इसको समझ लेना। आगे बढ़ते हैं हम। मेरा अगला प्रश्न है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण के साथ समझाना, है ना। तो उभयधर्मी यानी कि उभय का मतलब ही होता है दो। उभय का क्या मतलब होता है, दो। तो ये बात को ध्यान रखना, यानी कि वैसा ऑक्साइड जो जिसकी दो प्रकृति हो, यानी कि वह अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे, है ना। ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं और साथ साथ क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं, है ना। मतलब एक साथ ये दोनों अभिक्रिया नहीं कर रही है, पर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगी। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही होगी उभयधर्मी ऑक्साइड, तो ये क्षार के जैसा काम करेगी, और ये क्षार के साथ जब अभिक्रिया कर रही होगी तो ये अम्ल के जैसा व्यवहार करेगी, है ना। मतलब दोहरा रंग दिखाने वाला कोई को होता है ना, उसी को उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल, इसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना, ये कन्फ्यूजन नहीं होना। ऑक्साइड जो जल और अम्ल, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद रखेगा, Al2O3, इसका फॉर्मूला होता है
और जिंक ऑक्साइड, ये 2 ऑक्साइड हैं जो प्रचलित हैं, तुम्हारे बुक में भी दिए हुए हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण किसे कहते हैं? किसी 2 तत्वों का नाम लिखें जो श्रृंखलन गुण को प्रदर्शित करती है। तो हम लोग देखते हैं। तो श्रृंखलन गुण क्या हम बताए थे? तुम लोग तो पढ़ा नहीं होगा, तो जहाँ पे भी पढ़ा हो तो हम बताए हुए मतलब बताए होंगे सर लोग कि यह किसी तत्व का वह गुण है या जिससे कि वह बहुत लंबा दूरी तक श्रृंखला बना सकता है। और ये सिर्फ कार्बन का ही नहीं, और कार्बन में सिर्फ एक चेन वाला ही हिस्सा नहीं, ये शाखा भी बना सकता है। शाखा मतलब कि ब्रांच, है ना, जहाँ जरूरत हो, मतलब अद्वितीय क्षमता होती है कार्बन के पास, किसी किसी तत्व के पास। वही लिखा हो, किसी तत्व का वह गुण जिसके कारण वो उसके परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखलाएं वलय, वलय मतलब ये वलय के जैसा भी हो सकती है। कार्बन कार्बन वलय मतलब समझता है ना सब कोई, ये होता है रिंग का शेप का, है ना। तुम लोग जानता होगा कि रिंग को ही रिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, वलय हिंदी में। या जटिल संरचनाएं बना लेती हैं, उसे श्रृंखलन गुण कहते हैं। श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करने वाले तत्व एक कार्बन है, याद रखेगा कार्बन होता है। और सबसे अधिक श्रृंखलन गुण लंबी व स्थिर श्रृंखला बनाता है ना। कार्बन जो होता है, हम लोग कार्बनिक यौगिक पढ़ते हैं, ना कि सिलिकॉनिक यौगिक पढ़ते हैं क्या? नहीं ना, कार्बनिक यौगिक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वह बहुत स्थिर लंबी चेन बना लेता है ना। वही सिलिकॉन जो होती है, वो सिलिकॉन भी कुछ मात्रा में, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, 6-7 सिलिकॉन एटम या परमाणु के साथ श्रृंखला बना सकती है ना, ऐसे करके। SiO2 हम लोग देखते हैं, हम लोग बालू वगैरह देखता है, बालू, वो सब SiO2 का ही रूप होता है। चलो ठीक है, मतलब एक तत्व है कार्बन और दूसरा है सिलिकॉन। ये दोनों तत्व हैं जो श्रृंखलन गुण को प्रदर्शित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होती है, और सिलिकॉन के पास भी बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होती है। हम लोग जानते हैं ना, इसका 6 होता है परमाणु संख्या, और इसका 14 है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 4। यहाँ पे भी लास्ट में 4 आ रहा है, और यहाँ पे भी लास्ट में 4 आ रहा है, तो जिसके कारण ये कर पाते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है, तुम लोग याद कर लेना, अक्सर ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखिए, इसके उत्पाद भी लिखिए। अच्छा ठीक है। स्वपोषी पोषण क्या है? स्वपोषी वैसा पोषण जो मतलब स्वपोषी पोषण कौन कौन से जंतु करते हैं? तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो, यानी कि जो जीव जंतु खुद से, यानी कि खुद पर निर्भर होकर खाना बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। इसका एग्जाम्पल पेड़ पौधे है ना। जितने भी जब अभी तुम लोग पूरी पढ़ चुका है, तो हम ये मान के चलते हैं कि तुम लोग हमारा पर्यावरण चैप्टर भी पढ़ा होगा, उसमें हम लोग पढ़े थे उत्पादक, है ना। जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सब उत्पादक कहलाते हैं कि नहीं? हाँ, तो जितने भी उत्पादक हैं वो सभी स्वपोषी होते हैं। कुछ स्थिति में बैक्टीरियाज भी होते हैं, उनको भी हम लोग स्वपोषी पोषण के लिए मानते हैं। पर यहाँ पे आवश्यक परिस्थितियाँ के बारे में बताया गया है ना। आवश्यक परिस्थितियाँ ये 4 हैं। सबसे पहला, सूर्य की प्रकाश होना चाहिए ना। सूर्य का प्रकाश, उसी से तो आखिरकार आ रहा है ना। ये सब तो बाहरी चीज़ है, रहे या ना रहे, पर सूर्य रहना ही चाहिए, ठीक है। सूर्य रहेगा, वो वाला ऊर्जा पौधा तक आता है। फिर पौधों के पत्तियों में होना चाहिए क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल भी होना चाहिए। और हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रहता ही है। और जल जो है वो कहाँ से मिलता है? वो हमारी धरती माता से मिलता है ना। तो ये याद रखना, ये सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं, या इसको तुम लोग VVI लगा सकते हो। पूछा जाएगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं, और ये इन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाता है ना। तो ये ऐसे सवाल करके पूछा जाएगा, तुम लोग आसानी से जवाब इसका दे पाओगे। अगला प्रश्न है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाएं।
तो संरचना क्या बनाना है, संरचना यहाँ पे दिखाया हुआ है, हम इसका नाम लिख के दे देते हैं ना। तो ये चीज़ को कहते हैं हम लोग डेंड्राइट। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट, ठीक है। ये होती है कोशिका काय। ये बीच में जो कोशिका शरीर है, सेल बॉडी भी अंग्रेजी, इसको इंग्लिश में भी लिख लो, क्योंकि पिछला बार जो सवाल आया था वो इंग्लिश में ही आया था। तो डेंड्राइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, डेंड्राइट। इसको सेल बॉडी इंग्लिश में बोलते हैं और कोशिका काय हिंदी में, कोशिका काय, ठीक है। और इसको सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। उसके बाद ये जो है वो एक्सॉन है, एक्सॉन। हिंदी में भी एक्सॉन बोला जा रहा है और इंग्लिश में भी एक्सॉन ही इसका नाम है। और ये है तंत्रिका यंत्र, तंत्रिका अंत इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको न्यूरल एंड भी बोल सकते हैं, न्यूरल एंड, तंत्रिका अंत, सेम नाम है ना। तो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो मैसेज जाती है, यानी जो सूचनाएं जाती हैं, वो डेंड्राइट से होती हुई कोशिका काय, मतलब कि पहले ऐसे डेंड्राइट से इसमें जाएगी, फिर यहाँ से एक्सोन द्वारा होती हुई, एक्सोन बहुत लंबी संरचना होती है, उसके बाद लास्ट में तंत्रिका अंत तक पहुँचती है और मैसेज मतलब क्या बोलते हैं, सूचनाएं को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है। तो इसका तुम लोग 1 2 3 4 करके लिख सकते हो। पहला नंबर डेंड्राइट में जाता है सूचना, दूसरा नंबर कोशिका काय में, तीसरा नंबर एक्सोन में और चौथा नंबर तंत्रिका अंत में, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है ना। तो हम लोग देखते हैं अलैंगिक जनन में क्या होता है कि वेरिएशन नहीं आता है। मतलब वेरिएशन मतलब कि विभिन्नताएं। विभिन्नताएं कहने का क्या मतलब है, अगर कोई गुलाब का फूल है, उसमें कोई बीमारी लग गई है, तो उसका बाल बुतरू का भी होगा, है ना। मतलब होते रहेगा, क्योंकि उसके पास लैंगिक जनन का करने की क्षमता ही नहीं है। अगर मान के चलो एक पार्टनर है ना, मेल पार्टनर, उसको मेल को ऐसे दर्शाते हैं, नहीं फीमेल को ऐसे दर्शाते हैं, मेल को ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो फीमेल मान के चलो ये बीमार है ना, और ये स्वस्थ है। तो जब ये दोनों जब लैंगिक जनन करेगा तो इसका जो संतान बनेगा, को मान के चलो कोई भी बना, तो क्या बनेगा, वो जो स्वस्थ वाला रहेगा उसके आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ये मतलब विभिन्नताएं आई ना। और विभिन्नताएं कैसे आती है? हमारे वातावरण के अनुसार। अगर वातावरण को ज़रूरत है विभिन्नताएं की, तो विभिन्नताएं अपने आप आ जाती हैं। तो अगर लैंगिक जनन हो ही ना, तो क्या विभिन्नता आ पाएगी? क्या बिल्कुल नहीं आ पाएंगी। तो ये मतलब क्या बोलते हैं, लाभ है हमारे, है ना। चलो अभी देखते हैं। संतानों में विविधता आती है, हम जो बताएं वेरिएशन या विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। जीवों की अनुकूल करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। प्रजातियों का दीर्घकालीन अस्तित्व संभव हो जाता है, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक प्रजाति रह सकता है। यह विकास में सहायता करता है ना, विकास में भी सहायता करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इसको अगर तुम लोग मानो कि भी ये मान के चलो PBI क्वेश्चन, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड में मान के चल रहा है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं अभी तक कि जो पापा है उनके क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम कहलाता है ना, उसमें होता है XY, और जो माता होती है हमारी, उसके पास सेम क्रोमोसोम होता है XX। तो इसके बाद जो इसके युग्मक बनेंगे पापा जी के, वो या तो हो सकते हैं X या तो हो सकते हैं Y, और माता के क्या होंगे, केवल X ही हो सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें X से, अगर X मान के चलो कि ये बना स्पर्म यानी कि शुक्राणु बना, और ये माता जी के अंडाणु तक पहुंचा, है ना। तो X वाला पहुंचेगा, है ना, तो ये लड़की बनेगा। और ये अगर Y वाला पहुंचा पहले, है ना, जो पहले पहुंचता है
वही बनता है ना। तो ये लड़का बनेगा। अगर ये y वाला पहुंचा तो ये लड़का बनेगा, x वाला पहुंचा तो ये लड़के बनेगा। तो यहाँ लिंग निर्धारण किसके कारण हो पा रहा है? तो यहाँ पुरुष के द्वारा हो पा रहा है, मतलब पापा जी के द्वारा। तो आज के बाद जो समाज में जो मिथ बनी हुई है ना, मिथ जो बनी हुई है कि महिलाएं लिंग निर्धारण करती है, अगर महिलाएं पुरुष बच्चा मतलब कि लड़का पैदा ना करे तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है ना। इसको हम लोग को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये साइंटिफिक प्रूफ हम दे सकते हैं ना, क्योंकि पापा के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, है ना, और दोनों से स्पर्म बनने की जो कहानी होती है वो होती है 50-50%। तो एक तरह से मतलब 50%, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये ना, मतलब बोला जाए तो केवल लड़कों के हाथ में ही है, लड़की के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसका जो बच्चा हो वो क्या हो, लड़की हो या लड़का हो, है ना। बिल्कुल। अगला प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे, है ना। तो इसको समझा देते हैं, बहुत बढ़िया है। तो पहला जो होगा, ये मान लो तुम्हारा ये दर्पण है, प्लेन मिरर। यहाँ से आपतित किरण आई और यहाँ से परावर्तित हो गई, ठीक है, परावर्तित हुई। यहाँ पे एक अभिलंब हम लोग खींचते हैं। अरे यार, ये तो नागिन डांस बन गया भाई। चलो, तो यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे, और यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसको हम लोग परावर्तन कोण बोलेंगे। तो सबसे पहला नियम बोलता है कि आपतन कोण यानी कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के, परावर्तन कोण के बराबर होगा। पहला नियम तो ये कहता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण होगी, ये आपतित किरण है, क्या है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है ना, परावर्तित परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते। तल कहने का अर्थ क्या हुआ, अगर तुम लोग इसको समझ नहीं पाएगा तो हम इसके लिए एक स्पेशल शॉर्ट्स ही बना देंगे, बस इसको कमेंट कर देना कि तल हम लोग सर समझ नहीं पाए, इसको एक बार फिर से समझा दीजिए। तो हम बस हम यही बोलना चाहेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तल क्या है, इसको समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करना। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं या क्या है ना, क्या अभिप्राय है। तो बता दें, समंजन क्षमता, जब दूर की वस्तु को देखते हैं या सामने की वस्तु को देखते हैं तो हमारा जो लेंस है वो भी छोटा और बड़ा होता है ना। तो यही लेंस के करने की जो क्षमता होती है हमारे आँख के पास, उसको ही हम लोग समंजन क्षमता बोलते हैं ना। जब पास की वस्तु को देखते हैं, दूर की वस्तु को देखते हैं, तो इसको पतला करना पड़ता है खींच करके, ठीक है। और जब हम सामने की वस्तु को देखते हैं तो इसको मोटा करना पड़ता है, ऐसे छोटा करना पड़ता है, ऐसे। तो यहाँ पे समंजन क्षमता ही, चलो यहाँ पे आंसर ही पढ़ देते हैं। नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वह विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलता है, उसकी समंजन क्षमता कहलाती है, ठीक है। बहुत आसान है ये। देखो, विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, तो बता दें कि यह किसी भी पदार्थ का, चाहे वो धातु हो, अधातु हो, कोई मैटर नहीं करता, बस वो पदार्थ है तो पदार्थ का वह गुण जिससे कि वह किसी विद्युत धारा को प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध मतलब कि रोकता है ना। तुम मान के चलो कोई धारा बह रही है, पानी की धारा, तुम यहाँ पे सामने आके खड़े हो जाओगे तो तुम इस पानी की धारा को रोकोगे कि नहीं, कुछ तो प्रतिरोध लगाओगे ना, और जिसके वजह से तुम्हारा पानी का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। तो वही है, कहलाता है प्रतिरोध। तुम यहाँ पे पानी के लिए क्या कहलाए, प्रतिरोध कहलाए। तो जो वहाँ पे होगा, जो भी पदार्थ होंगे वो
विद्युत धारा के लिए एक प्रतिरोध के रूप में काम करते हैं। वो पदार्थ का ही गुण है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है वह क्या कहलाता है? विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसका एसआई मात्रक भी याद रखना ओम होता है ना। अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला में 10% नियम क्या है? ये जो सवाल है ये भले ही तुम लोग को बहुत ज़्यादा लगे कि इतना सारा सवाल तो आता भी नहीं है, लेकिन बता दें कि ये सवाल सारा इस तरह से सेट किए कि सारा का सारा हमारा क्या बोलते हैं वो चैप्टर्स एक मतलब इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो 10% नियम कहलाता है क्या है कि देखो सूर्य है यहाँ पे, है ना, सूर्य से एनर्जी आ रही है तो यहाँ पे पौधा इसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, पौधा ये तो होगा क्या कि ये मात्र 1%, सूर्य का 1% हिस्सा ही ये अपना ऊर्जा में बदल पाएगी। बाकी जो अब 1% ऊर्जा तो कर ली, अब इसको मानना है 100%। ठीक है, तो जो इसको खाएगा, मान के चलो हिरन खाएगा, तो हिरन में इसका केवल 10% ही हिस्सा चला जाता है ना। फिर हिरन को जो खाएगा उसमें भी हिरन को जब हम मान के चलेंगे कि ये 100% है तो इसका 10% हिस्सा ही एनर्जी केवल जाएगा, फिर उसको जो खाएगा इसका 10% इसमें जाएगा। ठीक है, तो ये होता है 10% नियम। 10% नियम के अनुसार किसी भी पोषी स्तर के अगले पोषी स्तर में केवल, देखो अगले पोषी स्तर जैसे कि पौधा को खाया हिरन, तो हिरन हो गया अगला पोषी स्तर, तो अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष ऊर्जा जो है वो ऊष्मा, उसके लाइफ स्टाइल, एक्टिविटी वगैरह जो भी काम हम करता है उसमें खर्च हो जाता है 90% भाग। ठीक है, तो ये कहलाता है उसका 10% नियम, है ना। आहार श्रृंखला का 10% नियम यही कहलाता है। देखो अगला प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर बताना, है ना। ये 3 नंबर वाले सवाल आने लग गए हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया और उस मतलब द्विविस्थापन क्या? विस्थापन हम लोग क्या देखे थे? अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है जो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से अलग कर देती है। वही लिखा हुआ है, एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, द्विविस्थापन क्या कहलाता है? दो यौगिकों में आयन के अदला बदला या आदान प्रदान को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या एक तत्व का विस्थापन होता है यहाँ पे, है ना। एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि जिंक दिया हुआ है और CuSO4 कॉपर सल्फेट। यहाँ पे तुम देख रहा है जिंक जो है वो बहुत पावरफुल है। वो सक्रियता श्रेणी याद है ना, क्या था? काशीनाथ का माली, अच्छा कैल्शियम भी था ना, का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, ये था कुछ, है ना। तो सक्रियता श्रेणी इस तरह से था। तुम यहाँ पे देखो जिंक और कॉपर तो और नीचे आता है ना, यहाँ पे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये सब आता है। तो तुम लोग यहाँ पे देखोगे कॉपर और जिंक की स्थिति देख लो, तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ये इसको इसके यौगिक से धकेल करके बाहर निकाल देगा और अपने इसके यौगिक के साथ गुलू गुलू करने लग जाएगा। ठीक है, तो वही बोला गया विस्थापन अभिक्रिया एक ही तत्वों का विस्थापन होता है यहाँ पे। और आयन क्या बोलते हैं द्विविस्थापन में क्या होता है कि यहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो यहाँ आयनों का आदान प्रदान होता है, NaCl है, AgNO3 है, तो यहाँ से Cl हटेगा और Ag के साथ लग जाएगा, और यहाँ से NO3 हटेगा और ये Na के साथ लग जाएगा, है ना। तो AgCl बन गया, ठीक है, और NaNO3 बन गया। मतलब कि आयन का फिर बदला हो गया, है ना, मेरा वाला तेरा, तेरा वाला मेरा, ऐसा कुछ। ठीक।
ठीक है, आगे बढ़ते हम। मेरा अगला प्रश्न है, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए थर्माइट अभिक्रिया तथा एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, है ना। इसका पहला प्रश्न है, थर्माइट अभिक्रिया की पहचान करें। तो थर्माइट अभिक्रिया, तो हम इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। थर्माइट अभिक्रिया के कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए? अगर तुमको लोहा को जोड़ना है ना, तो लोहा गलना भी तो चाहिए। कब गलेगा? गलना भी तो चाहिए ना। अब कब गलेगा? जब ये ऊष्मा देता होगा तब। यानी कि ये जो अभिक्रिया है ये होगी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि ये ऊष्मा देती है और बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा देती है। अभिक्रिया का नाम बताने बोला है तो थर्माइट अभिक्रिया ही यहाँ पे लिखा गया है ना। इसका रासायनिक समीकरण भी यहाँ पे लिख लेना, थर्माइट अभिक्रिया, ये पहला का आंसर हुआ। थर्माइट अभिक्रिया, तुम लोग हिंदी में इसको थर्मिट अभिक्रिया भी पढ़े होगे, है ना। और तीसरा है इसका समीकरण लिखना। तो हम बता दें कि आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3 होता है आयरन ऑक्साइड, जो एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है। तो इससे यहाँ पे तुम जब सक्रियता श्रेणी को ला के देखोगे तो एल्यूमिनियम जो होता है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है, किससे? आयरन से। तो आयरन को उसको से अलग कर देगा और यहाँ पे बनाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कैसे बनाएगा? Al2O3 और बनाएगा, आयरन को अलग कर देगा, है ना। यहाँ पे भी ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो होगा क्या? आयरन जब अलग होगा इस दौरान बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलती है ना, जो कि ये जो आयरन निकला है इसको पिघला देती है और जो टूटा हुआ क्षेत्र है उसमें चला जाता है और अपने आप ठंडा होने के बाद सेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पीछे का चीज़ दे दिया गया है, आंसर इसका, जिसको लिखना हो लिख सकता है। साबुन और अपमार्जक में अंतर स्पष्ट करना है, मतलब कि क्या क्या अंतर है ये बताना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साबुन जो है वो वसा और तेल से बनता है, बल्कि अपमार्जक जो है वो पेट्रोलियम उत्पादों के बनाए जाते हैं। और साबुन जो है वो कठोर जल में कम प्रभावी होता है। ये क्यों होता है हम बता दिए थे एक बार, चलो बताते हैं। साबुन जो है उसमें होता है ऐसे, क्या बोलते हैं, साबुन कठोर जल में कम प्रभावी होता है और कठोर जल में भी प्रभावी होता है कौन? अपमार्जक। मैल के साथ अस्कम बना लेता है। ये अस्कम तुम लोग देखा होगा कैसा होता है अस्कम? थक्का नुमा, जैसे कि तुम लोग साबुन से धो रहा है ना, तो तुम लोग देखिएगा जब मैल छूटेगा ना तो ऊपर एक थक्का जैसा कुछ आ जाएगा जो घुलेगा नहीं पानी में, है ना, उसी को अस्कम बोलते हैं। और यहाँ पे जब सरफ घोलेगा तो सरफ यानी कि अपमार्जक उसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें अस्कम नहीं बनता है ना। जैव अपघटनीय होता है। जैव अपघटनीय जो साबुन होता है वो प्राकृतिक में अपघटन हो जाता है, अधिकांश अपघटनीय होता है। मतलब ये चूँकि फैक्ट्री में बनाया गया है तो ये अपघटनीय, मतलब कि प्राकृतिक में आसानी से अपक्षय नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ अंतर है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखिए, है ना। तो स्वपोषी अभी हम लोग देखे थे, वैसे जीव जो खुद से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या बनाते हैं उनको स्वपोषी पोषण कहते हैं। और जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उसको विषम पोषी भोजन मतलब पोषण कहते हैं, है ना। ये स्वयं भोजन बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वही बात लिखी गई है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। उदाहरण के लिए हरे पेड़ पौधे और यहाँ पे मनुष्य, पशु, हम लोग सारे कुछ किस में आ जाते हैं? विषम पोषी में, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया एक दूसरे से किस प्रकार अलग है?
ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी। ठीक है, ऊष्मा शोषी, शोषी में ही एक वर्ड छुपा हुआ है, अवशोषण। क्या छुपा हुआ है? शोषी में ही क्या छुपा हुआ है? अवशोषण। अवशोषण मतलब कि ये ऊष्मा को अपने अंदर लेगा, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत होगी इसमें, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा छेपी, छेपी मतलब होता है छेपन। कुछ कुछ अपने से भी वर्ड को निकालने का प्रयास करो, है ना। तो ऊष्मा छेपी, छेपन मतलब होता है निकलना, यानी कि वैसी विक्रिया जिसमें ऊष्मा अब मतलब क्षय करे, मतलब कि निकले, उसको हम लोग ऊष्मा क्षेपी विक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वैसी विक्रिया जहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा क्षेपी विक्रिया कहलाती है। इसमें तापमान बढ़ जाता है ना। उदाहरण के लिए दहन जब हम लोग करते हैं तो ऊष्मा के लिए ही करते हैं, जबकि ऊष्मा शोषी विक्रिया अब ऊष्मा को लेती है, देती नहीं है, वो लेती है, इसीलिए तापमान उसका घट जाएगा। जैसे तुम ग्लूकोज और पानी को घोलेगा तो हम लोग देखेंगे पानी एकदम ठंडा पड़ जाता है ना। जैसे प्रकाश संश्लेषण जब होता रहता है तो तुम लोग देखेगा पेड़ के नीचे बढ़िया बढ़िया ठंडा लगता है ना। तो वहाँ पे भी वो सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर समा लिया, यानी कि उसका ऊष्मा को ले लिया उस अभिक्रिया को करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऋतुस्राव क्यों होता है ना। ऋतुस्राव क्या है? ये 30 दिन, मतलब इसे मासिक चक्र भी बोलते हैं। ये लड़कियों में होने वाले हर एक माह एक साइकिल है, जिससे प्रत्येक माह एक अंडाणु योनि मार्ग से निकल जाते हैं, है ना। चलो इसको हम समझते हैं ऋतुस्राव होता क्यों है ना। महिलाओं में ऋतुस्राव इसलिए होता है क्योंकि शरीर गर्भधारण के लिए तैयारी करता है ना। गर्भधारण, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हम लोग छाप सकते हैं, रुक जाओ, ऐसे करके तुम लोग भी कभी ट्राई कर लेना, है ना। तो कुछ इस प्रकार का महिला का जनन अंग होता है, जिसमें ये है गर्भधारण, है ना, गर्भाशय है, बिल्कुल गर्भाशय है। ये फैलोपियन ट्यूब है और यही वो स्थान है जहाँ पे निषेचन होना होता है, अगर हो तो, है ना। यह है अंडाशय जहाँ पे अंडाणु बनती है। तो जब अंडाणु बन के जब यहाँ से आ रही होती है और इसके निषेचन के लिए कोई स्पर्म नहीं आया होता है ना, तो उस स्थिति में जो तैयारी किया जाता है, जैसे अब बच्चा जब बनना है तो इस माँ को आंतरिक भित्ति में एक तैयारी करनी होती है ना। अगर वो तैयारी वेस्ट चला जाए, यानी कि निषेचन उस अंडाणु का ना हुआ, तो ये सभी को एकदम एकदम ऐसे टूट करके इसको योनि मार्ग से मतलब बाहर आना होता है ना। तो समझ लो कि ऐसा कुछ होता है ऋतुस्राव में। इसीलिए हम चलो इसको पढ़ के बताते हैं। महिलाओं में ऋतुस्राव इसलिए होता है क्योंकि शरीर गर्भधारण के लिए तैयार हो रहा होता है। हर माह हॉर्मोन्स, मुख्यतः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव से गर्भधारण की गर्भधारण की भीतरी परत मोटी हो जाती है ताकि निषेचित अंडाणु वहां स्थापित हो सके, है ना। यदि उस माह अंडाणुओं का निषेचन नहीं होता है तो गर्भधारण की वह मोटी परत टूट कर रक्त और ऊतक के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव या मासिक धर्म भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से मासिक धर्म भी लिख सकते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। अवतल दर्पण तुम लोग देखा है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। ये परावर्तक सतह इधर बनी, मतलब रंगा हुआ सरफेस इधर होगा और परावर्तक सतह इधर होगी, है ना।
अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ? वाहन के हेडलाइट, जब हेडलाइट बनता है ना, टॉर्च वगैरह में भी देखा होगा, तो ऐसा करके शेप होता है उसका। यहाँ पे बल्ब लगा होगा, है ना, बल्ब जब ऐसे लाइट देता है तो टकरा करके सीधा इधर, इधर भी लाइट देगा सीधा इधर, इधर वाला तो इधर ही आएगा, है ना। मतलब फोकसित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। सर्च लाइट में, सर्च लाइट वही है, बहुत बड़ा सा रहेगा, है ना, ताकि लाइट का एक बिंब बन सके और बहुत दूर तक जा सके। सौर भट्टी, सौर भट्टी का भी कॉन्सेप्ट सेम है। चलो इसको मिटा के थोड़ा सा बता देते हैं। देखो सौर भट्टी में क्या होता है, बहुत बड़ा सा परावर्तक सतह होगा और यहाँ पे एक स्टैंड बना हुआ रहेगा, है ना। स्टैंड के ऊपर तुम कुकर चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, है ना। ये तुम्हारा कुकर है, लाइट इधर से आएगा सूर्य से होकर के, और जितना भी सब है वो कुकर के ऊपर पड़ जाएगा, है ना। ऐसे करके आएगा और कुकर के ऊपर सब फोकसित करेगा, है ना। तो इसे हम लोग सौर भट्टी कहते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश की मदद से खाना वाना बनाने की प्रक्रिया को, ठीक है। तो इन जगहों पर किसका उपयोग करा जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग करा जाता है। तो चलो अगला प्रश्न है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, है ना। जबकि ग्रह भी होते हैं, है ना, आकाशीय पिंड है वो भी, तो क्यों नहीं, बहुत दूर है वो भी। तो देखो तारा जो होता है ना, क्यों टिमटिमाता है? तो एक बहुत दूर है, मान के चलो ये ग्रह है और तारा बहुत दूर है, इस अनंत तक भी होगा, है ना, बहुत दूर तक। तो ये एक बिंदु स्रोत के जैसा काम करता है। तो जब ये पृथ्वी तक आ रहा होता है, ये मान के चलो अर्थ है, तो जब ये आ रहा होता है, इसको वायुमंडल से टकराना होता है, इस लाइट को, है ना, ये लाइट को, तारा की लाइट को जब वायुमंडल से टकराना होता है, तो अपवर्तन के कारण कभी इसकी स्थिति कभी यहाँ दिखाई देगी, कभी यहाँ दिखाई देगी, कभी यहाँ दिखाई देगी, यानी कि अपना स्थिति को बदलता हुआ प्रतीत होता है, जो कि हम लोग को टिमटिमाने का प्रतीत कराता है। लेकिन ग्रह में क्या होते हैं? ग्रह में भी सेम चीज़ होते हैं, पर चूंकि हमारे जो ग्रह है वो काफ़ी सामने है ना, हमारे सौर मंडल में ही है, काफ़ी सामने है। तो होगा क्या कि ये बड़े सोर्स की तरह काम करेंगे, यानी बड़े सोर्स यानी कि काफ़ी सारे बिंदु एक साथ हैं, है ना। तो खूब सारे बिंदु हैं ऐसे करके, तो हर एक बिंदु कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डिफ्लेक्ट हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा यहीं यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ऐसा हो सकता है क्या? कोई बड़ा ऑब्जेक्ट में टिमटिमाहट अगर टिमटिमाहट के कारण एक जगह से दूसरी जगह दिखने लगा, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ना, या ना के बराबर, ना ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे खूब सा बृहद बिंदु की तरह कार्य करता है, जो कि टिमटिमाते तो इनके बिंदु भी है, हर एक बिंदु टिमटिमाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपस में सम्मिलित होकर के कट जाते हैं, और ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि ग्रह नहीं टिमटिमा रही। वही बात यहाँ पे लिखी हुई, ग्रह पृथ्वी के अपेक्षा निकट होते हैं, है ना, पृथ्वी के अपेक्षाकृत बहुत निकट होते हैं और बड़ा आकार के होते हैं। इसके प्रकाश का पथ वायुमंडल से गुजरते समय औसतन स्थिर रहता है। मतलब जब वायुमंडल से गुजरेगा तो हर एक बिंदु जो भी टिमटिमाया औसतन एक ही बृहद बिंदु की तरह काम करेगा, है ना। इसलिए उनका प्रकाश टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं होता है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो 4 बात है। तार की लंबाई, है ना, हम लोग देखते हैं कि आर जो है वो डिपेंड करता है तार की लंबाई बढ़ाया जाए, लंबाई जैसे जैसे बढ़ाएंगे तार की प्रतिरोध भी बढ़ती जाती है। फिर हम लोग देखते हैं तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अगर ये तार की लंबाई है तो इसकी जो मोटाई होगी, मोटाई वो कहलाती है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो इसके होते विपरीत, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। अगर तार की मोटाई ज़्यादा कर दे तो इसकी प्रतिरोधक कम हो जाती है, यानी कि इसको अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कम हो जाती है। उसके बाद तार किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है? हम लोग जानते हैं जो चांदी है उसका प्रतिरोध
बहुत कम होता है, यानी कि पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अगर हम लोहा का ले तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोध होता है ना। इसी यही कारण है कि बहुत जगह बिजली घरों में चांदी के तार का भी उपयोग कर लिया जाता है कभी कभी। और तापमान, जो तापमान है ये बुक में तो नहीं लिखा गया है, लेकिन आगे के क्लासों में पढ़ेगी कि तापमान जैसे जैसे बढ़ता है तो आर यानी कि क्या बोलते हैं, प्रतिरोध भी बढ़ता है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है। तो ये 4 चीज़ें हैं, तार की लंबाई, तार का अनुप्रस्थ काट और तार का पदार्थ और तापमान। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। दायां हाथ का अंगुष्ठ नियम क्या कहता है? ये हाथ दिख रहा है, अंगूठा ऊपर की साइड करा हुआ है। तो अगर इसको हम मान ले, ये अलग अलग दिखा दिया, ये थोड़ा सा गलत है, हम लेकिन बता देते हैं। अंगूठा को मानना है तुमको करंट, और जिस दिशा में ये मुड़ रहा है, जिस दिशा में ये उंगली तुम्हारा मुड़ रहा है, तो वो दिशा कहलाएगी तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या तुम लोग लिखेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दायां हाथ का अंगुष्ठ नियम हमें किसी विद्युत तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। यदि हम अंगूठे की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माने, तो हमारा जो मुड़ती हुई उंगलियां हैं वो दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। वही सेम सेम लिखा हुआ, यदि किसी धारा वाहन के कारण करने वाले चालक में दायां हाथ इस प्रकार लगाया जाए कि अंगूठा धारा की दिशा हो, तो मुड़ी हुई उंगली चालक की चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है। ठीक है, तो आसान है ये, बस अपने से लिख सकते हो, है ना। बहुत ज़्यादा ही आसान हम बोलेंगे इसको। चलो अगला प्रश्न है हमारा पोषी स्तर। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और उसमें विभिन्न पोषी स्तर के बारे में बताना। तो पोषी स्तर क्या है? आहार श्रृंखला में ऊर्जा के स्थानांतरण में प्रत्येक चरण को पोषी स्तर कहते हैं। एग्जाम्पल में तुम घास ले लो। घास को कौन खाता है? हिरन। छोटा सा लेते हैं, हिरन को शेर खाता है। तो प्रत्येक चरण, यहाँ घास, हिरन, शेर, सभी पोषी स्तर कहलाते हैं। ये प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, इस तरह से पोषी स्तर प्रत्येक चरण को बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया उदाहरण के लिए आहार श्रृंखला में घास, हिरन, शेर, एक उदाहरण लिखा छोटा सा, है ना। पोषी स्तर जो होगा वो घास भी है, हिरन भी है, शेर भी है। ठीक है, द्वितीय, उपभोक्ता, उत्पादक, तो ये बताए हुए हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के योग या हानि के आधार पर निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। अपचयन, अपचयन है ना, आसान है, बस सुनते जाओ। किसी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन घट रहा है और हाइड्रोजन बढ़ रहा है अभिक्रिया के बाद, है ना, तो उनका हम बोलेंगे अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। अगर हमको सेंटेंस बना के लिखना तो हम लिखेंगे वैसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है, उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं, एक अभिक्रिया है, क्या बोले, CuO प्लस C। कार्बन को जब रखते हैं तो Cu अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है। तो ये यहाँ पे देखेंगे कार्बन मतलब ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ा हुआ था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे तो हट गया, है ना, मतलब कम हो गया, तो इसका अपचयन हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तीर को और बोलेंगे अपचयन। और इसी के उल्टा अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी में, बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। इसका उदाहरण सेम सेम है ना, बस यहाँ पे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बदल रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रहा है ना, तो इसका हुआ उपचयन। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी क्रिया भी बोल सकते हैं, वैसे भी क्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों भी क्रियाएं होती है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, धातु और अधातु के बीच भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है ना। तो इससे तो हम मान के चलेंगे VVI, क्योंकि बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं ना। आधार हम लोग पहले मानेंगे चमक को, है ना। क्या धातु में चमक होती है? क्या चमकीले होते हैं, और इसमें चमकीले नहीं होते, पर एक्सेप्शन इसी में है ना। एक्सेप्शन को भी हम लिखते चलेंगे, उससे भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जा सकते हैं। आयोडीन, आयोडीन, हीरा भी, और ग्रेफाइट भी चमकता है ना, तो उसे भी लिख लेना। तो और हम लोग देखते हैं कठोरता। कठोरता प्रायः जो धातु होती है वो कठोर होती है, और ये जो होती है अधातु वो कोमल या भंगुरता पूर्वक होती है ना। आघात वर्ध्यता हम लोग देखते हैं। आघात वर्ध्यता क्या होती है? अगर हम लोग पीटे तो अगर वो पतली चादर में बदल जाता है तो वो आघातवर्ध्य है। तो यहाँ ये धातु जो है वो आघातवर्ध्य होते हैं, क्योंकि ये पतली चादर में इसको बदला जा सकता है, और इसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है। तन्यता, तन्यता क्या है? वह गुण जिससे हम लोग किसी धातु को पतले तार में खींच सकते हैं। तो इसको तार के रूप में खींचा जा सकता है, बिल्कुल खींचा जा सकता है। इसको नहीं खींचा जा सकता, तो इसकी तन्यता नहीं होगी। ऊष्मा व विद्युत चालकता, तो इसमें हम लोग देखेंगे ऊष्मा भी चालक करता है और विद्युत का भी अच्छा चालक होता है, और इसमें दोनों ही नहीं होंगे। ध्वनिता, ध्वनिता मतलब चोट करने पर अगर ध्वनि उत्पन्न करता है तो बिल्कुल, तो ध्वनिकता कहेंगे, और इसमें नहीं करता तो नहीं है ना। अवस्था, अधिकांश ये ठोस ही होते हैं, ये द्रव, ठोस और गैस, मतलब तीनों रूप में होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा सोडियम, पोटेशियम। ठीक है। पतली चादर में बदला जा सकता है, तार के रूप में खींचा जा सकता है। इसके लिए याद रखना गोल्ड को 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तार लंबा खींचा जा सकता है ना। चलो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद अधिकांश ठोस होते हैं, यहाँ पे याद रखना पारा। ठीक है। जो ठोस मतलब धातु होते हुए भी लिक्विड अवस्था में है ना। अगला है हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो वैसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तत्वों में अच्छा चलो, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड, बहुत सारे है ना। चलो इसके बीच संतृप्त और असंतृप्त में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, है ना। तो अगर संतृप्त मतलब कि और उसमें हाइड्रोजन को जोड़ा नहीं जा सकता। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक एकल आबंधी है, तो इसको तोड़ देंगे तो यौगिक ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर असंतृप्त यौगिक में डबल बॉन्ड रहे तो और ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो इसको तोड़ करके पहले तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करा जा सकता है, और इसमें और ज़्यादा हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है। पर इसमें जोड़ा जा सकता है क्या? नहीं। तो इसीलिए ये संतृप्त कहलाता है, और ये असंतृप्त, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को जोड़ा नहीं जा सकता। चलो केवल एक ही आबंध पाए जाते हैं, हम बता दिए। इसका एग्जाम्पल है एल्केन में मीथेन और इथेन। कम अभिक्रियाशील होते हैं, मतलब ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं। योग अभिक्रिया नहीं कर सकते। योग अभिक्रिया वही मतलब हाइड्रोजन से जुड़ते नहीं है। स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं, हम ये बात को बताए हुए हैं, है ना, शॉर्ट्स में। अगर तुम लोग नहीं देखा है तो देख सकते हो। वहीं पे द्वि आबंध और त्रि आबंध से जुड़े होते हैं, हम बता दिए। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है। एल्कीन और एल्काइन फैमिली से एथेन हम लोग लेते हैं, एथाइन लेते हैं। अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अभी अधिक अभिक्रियाशील क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है, वो टूटने के लिए उत्सुक होती है। ठीक है। योग अभिक्रियाशील कर सकती है, अभी हम बताएं हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है इसमें, और धुएंधार ज्वाला के साथ जलती है। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी लकड़ी वगैरह होती है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की होती है, इसीलिए उसमें पीला कलर की ज्वाला उत्पन्न होती है। ठीक है। हम लोग देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र
का एक चित्र से सहित व्याख्या करना है। तो चित्र तो हम बना दिए, है ना। ये दोनों वृक्क है, दायां बायां अपना लिख लेना। देखो हम लोग को जो दिखता है बायां और दायां, जैसे ये बायां दिख रहा है पर ये है दायां, और ये दायां दिख रहा है पर ये है बायां, ठीक है। फिर ये मूत्रवाहिनी है, फिर ये मूत्राशय है, और यहाँ से जो निकलेगा वो मूत्र मार्ग है, ठीक है। तो ये सब वर्णन करना है। मानव उत्सर्जन तंत्र, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, इसके अतिरिक्त जल और लवण को भी बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यह तंत्र शरीर के आंतरिक संतुलन, होम्योस्टैटिस बोलते हैं जिसको, को बनाए रखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र हमको इंग्लिश में मिला, कोई बात नहीं, चलो इसको हम लोग देखते हैं। ये जो ऊपर भाग है ये है वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, और ये अंडाशय। ये तीनों मिला करके क्या बनाते हैं, ओवरी को भी साथ में ले लो, तो ये बनाते हैं स्त्री केसर। क्या बनाते हैं, स्त्री केसर। और जो ये भाग है ये वाला, है ना, ये कहलाती है तुम्हारा ये धागा टाइप का है तो ये फिलामेंट कहलाएगी, यानी तंतु। और ये पराग कोश, एंथर, इसी में होता है परागकण। परागकण होता है पोलन ग्रेन अंग्रेजी में, वो छुपा हुआ रहता है। और ये दोनों मिल करके बनाता है पुंकेसर। क्या बनाता है, पुंकेसर, ठीक है। ये भी तुम लोग मेंशन कर सकते हो, ये तुम लोग जानते हैं। ये दल है और ये बाह्य दल, नहीं ये बाह्य दल है और ये दल है, ठीक है। ये सब दल है और ये बाह्य दल। चलो एक सवाल है, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या निकालने वाला, स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभिसारी लेंस मतलब क्या होती है। अभिसारी लेंस मतलब ये हो गया उत्तल लेंस को बोला गया, क्योंकि ये किरण को अभिसारित करती है, मतलब कि एक जगह मोड़ती है ना। तो इसकी बात करी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक वस्तु है, चलो इसको इरेज करके, अभी तक समझ में आया। चलो एक पहले लिख लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी हम लोग को क्या लेना है, वो लेना है प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में ही रहता है। उसके बाद अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। जब भी ऑब्जेक्ट कहीं रखी जाती है तो वो माइनस स्थिति में रखी जाती है, तो ये -25 सेंटीमीटर लेना है इसको। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी निकालना है। उसके बाद स्थिति, आकार भी निकालना, प्रकृति तो बता ही देंगे हम लोग, आकार भी निकालना है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है। चलो निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो हम लोग लेंस सूत्र से क्या जानते हैं, लेंस सूत्र ये हमें बताता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। अब हमको 1/v निकालना है, तो इसको, इस पूरे चीज़ को इधर हम लोग पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/f इज इक्वल
यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1/u, तो 1/v होता है 1/f दिया हुआ है 10 प्लस 1/-25, प्लस और माइनस माइनस ही हो जाता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा मेरा 50, यहाँ 5 आ जाएगा -2, फिर आएगा ये 3/50, ठीक है। यानी कि भी बराबर आएगा मेरा 50/3, यानी 16×3 = 48 और लगभग 3×6 = 18, 6 करके जाते जाएगा, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 16.66 सेंटीमीटर पर होगी। स्थिति तो पता चल गई। इसका आकार हम लोग देखते हैं। आकार का हम लोग क्या देखते हैं कि m जो होता है वो बराबर होता है v/u के। ये दर्पण के केस में -v/u होता है और लेंस के केस में v/u होता है, और हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। पता है सबको। हमको आवर्धन तो निकालना नहीं है, तो हम इसी दोनों को बराबर कर देते हैं, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, हमको वही निकालना। चलो ठीक है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 दिया हुआ है, इसको बराबर करते हैं भी जो कि है मेरा 50/3, तो इसको ऐसे ही रखने देते हैं सटीक आंसर के लिए। और फिर बाय यू है ना। यू कितना दिया हुआ है, तो -25 दिया हुआ है, इसके डिवाइड में -25 कर देता हूँ, कटेगा तो यहाँ पे -2 बचेगा, फिर ये वाला चीज़ यहाँ जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो -10/3, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो लगभग 3.33, नीचे की तरफ कहने का मतलब उल्टा इमेज बनेगा, है ना। यानी कि इसकी हम प्रकृति भी बता सकते हैं। वास्तविक बनेगा, फिर उल्टा बनेगा, छोटा बना क्योंकि इसका आवर्धन तुम लोग देखोगे, मतलब यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ -3.3 है, तो ये छोटा बना। और ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है मेरा, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है और इसके उपाय क्या है ना। तो बताते हैं सबसे पहले दीर्घ दृष्टि दोष। अमूमन लोग सोचते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर देखने में समस्या होगी, पर ऐसा नहीं है, ये उल्टा होता है ना। यानी दूर तो स्पष्ट दिखता है, पर निकट देखने में उसकी समस्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हो क्या रहा है। ये नेत्र गोलक है, हम बनाते हैं, ये लेंस है, तो इससे जो कन्वर्ज हो करके जो बनेगी वो इससे नेत्र रेटिना से दूर बन जाती है, इसीलिए इसको दीर्घ दृष्टि दोष कहा जाता है ना। ये देखने के आधार पर नहीं बनाया गया, ये रेटिना पर दूर बन रहा है या सामने बन रहा है, ये इसके आधार पर रखा गया इसका नाम, ठीक है। उसके बाद बोला गया इसका क्या कारण है, तो इसका 2 कारण हो सकता है कि नेत्र ज़्यादा मोटा नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये अकड़ गया है, मतलब पतला का पतला ही रह रहा है ना, मतलब कि तुम्हारा पश्चमाभि पेशियाँ गड़बड़ कर दी है, या फिर तुम्हारा जो नेत्र गोलक है, ये जो गोल वाला हिस्सा, ये चपटा हो गया है ना, चपटा हो जाएगा, तभी जो यहाँ बनने वाला था वो चपटा हो गया, तो यहाँ समझ रहा, रेटिना यहाँ आ गया या यहाँ पे तो 2 कारण हो सकते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष के कारण हो सकते हैं नेत्र गोलक का सामान्य आकार से छोटा हो जाना, अगर छोटा हो गया तो, या नेत्र लेंस के अभिसरण क्षमता कम हो जाना, यानी अभिसरण मतलब कि वो अब छोटा नहीं हो पा रहा है, ऐसे छोटा नहीं हो पा रहा है, तो इसके कारण भी है ना। दीर्घ दृष्टि दोष व नेत्र दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु तो सुस्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसको उत्तल लेंस के माध्यम से सही करा जाता है, ठीक है।
चलो, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम को लिखना है ना। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम क्या कहलाता है, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं ना। कैसे, ये अंगूठा है, ये इसका पहला उंगली और ये उसका दूसरा उंगली, ये इसका काम बिल्कुल भी नहीं है। बस समझाने के लिए हम बोल रहे हैं, है ना। इसको F मानो, इसको B मानो और इसको I। यानी कि ये अगर हम इस मिडिल फिंगर को, मतलब कि बीच वाला उंगली को करंट की दिशा में रखें और इसको माने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा माने इसको, और ये विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा, तो जो हमारा जो बल अपने आप जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगने लग जाएगा, है ना। ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये मोटर, जितने भी मोटर हैं वहाँ, मोटर भाई, मीटर नहीं, मोटर में देखने को मिलते हैं। अगर ये नियम काम नहीं करता तो मोटर भी नहीं चल पाता। यदि बायां हाथ का पहला उंगली, मतलब अंगूठा मध्य उंगली इस प्रकार रखा जाए, और ये हाँ बायां हाथ के लिए है, बायां हाथ के लिए है, ठीक है। इस प्रकार फैला दिया जाए कि एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। लंबवत मतलब कि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हो, है ना। फैला दिया जाए। पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दिशा बताती है, मध्य उंगली विद्युत धारा की दिशा को बताती है, अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की गति की दिशा को बताता है ना। यह नियम विद्युत मोटर में चालक पर लगने वाला बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है ना। विद्युत मोटर की बात आ गई है ना। अगला है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन से आप क्या समझते हैं? तो हम बता दें कि किसी भी हानिकारक पदार्थ का खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊपरी पोषी स्तर में जमा हो जाना, किसका? रासायनिक, मतलब जो अनवीकरणीय रासायनिक पदार्थ हो जो ख़त्म नहीं होता, जैसे कि डीडीटी का बात आ ही गया। डीडीटी के बारे में बताते हैं। डीडीटी एक दवाई था जो बहुत पहले ही बनाया गया था। इसके बारे में बोला जाता था कि ये मच्छरों के लिए बहुत कारगर होता था। पहले मच्छर से बहुत आदमी मरता था, तो मच्छर से बचने के लिए डीडीटी का आविष्कार किया। और डीडीटी जो है वो प्रकृति में अजैव निम्नीकरणीय है, मतलब कि ये जल्दी गलता ही नहीं। ये ऊपरी पोषी स्तर पर चला गया, मतलब कि मान के चलो हम लोग ये छिड़काव बारी में किए, अपना मैदान में किए, तो वो पौधा में गया, पौधा को खाए हम लोग में वापस जमा हो गया। वो बह करके पानी में गया, पानी को पिया मछली में गया, मछली को हम लोग खाए, मछली से वापस से हमें लोग में जमा हो गया। और ये हम बोले कि अजैव निम्नीकरण ये है, तो ये ख़त्म भी नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ऊपरी पोषी स्तर में रासायनिक पदार्थ का जमाव ही क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। वही बोला गया खाद्य श्रृंखला में किसी विषैले अपघटित ना होने वाले रसायन, जैसे कि कीटनाशक, पारा और डीडीटी की मात्रा का पोषी स्तर में के साथ साथ बढ़ते जाना जैव आवर्धन कहलाता है। उदाहरण, घास को, मतलब घास हिरन खाता है और उसको शेर खा जाता है ना। तो श्रृंखला में विषैले पदार्थ की मात्रा घास से हिरन में और हिरन से शेर में अधिक हो जाती है। जैसे जैसे पोषी स्तर ऊपरी ओर जाएगा तो ऊपरी पोषी स्तर में जो डीडीटी या रासायनिक पदार्थ रहेंगे वो ज़्यादा मात्रा में एकत्र होंगे, क्योंकि एक चीज़ थोड़ी ना खाता है, ये अलग अलग चीज़ें खाता है। तो इसी को हम लोग पदार्थ, विषैले पदार्थ शरीर में अपघटित नहीं होते, तुकों में संग्रहित हो जाते हैं, ठीक है। और ये हम लोग के लिए हानिकारक बाद में साबित होते हैं ना। चलो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुरु मंत्र, है ना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।